नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज संगम नगरी के दौरे पर महाराज सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया है, तो वहीं टेंट सिटी का भी अवलोकन किया है। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है। योगी आदित्यनाथ ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की है। सीएम ने मेला कार्यों का भी समीक्षा किया है। तो कुंभ मेले को लेकर आज प्रयागराज पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने वहां पर तैयारियों का जायजा लिया है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया है और वहां पर पूजा अर्चना भी की है। तो महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, वहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्होंने वहां जाकर कई तरह का निरीक्षण किया है कामों को लेकर और अधिकारियों के साथ भी समीक्षा को लेकर बातचीत की गई है। और संगम नगरी के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। तो महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। टेंट सिटी का भी अवलोकन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, उनको लेकर समीक्षा बैठक की गई है। वहीं दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला कार्यों की समीक्षा की है और आज प्रयागराज के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां जाकर उन्होंने कई कार्यों का निरीक्षण किया है, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और पूजा अर्चना में भी योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है और महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार सभी तैयारियों को लेकर लगातार निरीक्षण कर रही है और अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि तैयारियों को लेकर हर रोज जायजा लिया जाए और आने जाने वाले लोगों के लिए भी जो रेलवे विभाग की तरफ से ट्रेनों का भी अवलोकन किया जा रहा है। कई ट्रेनों को नई तरीके से चलाया जाएगा, तो यहीं कई तरीके की सुविधाएं अब की बार यूपी सरकार देने वाली है। आने जाने वाले लोगों के लिए भी सुविधा मिलेगी। तो वहीं आज योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज के दौरे पर रहे, संगम नगरी के दौरे पर रही और वहां जाकर उन्होंने कुंभ से जुड़ी तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। जो काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया है और आज वहां पूजा अर्चना में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार कामों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को लगातार समय समय पर निर्देश भी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो आज प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे आज। वहां जाकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है और पूजा में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और अधिकारियों को भी उन्होंने कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्या कुछ कार्य चल रहे हैं उनको लेकर लगातार निरीक्षण लिया जा रहा है और अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षाएं बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहे, वहां जाकर उन्होंने क्या कुछ निरीक्षण किया है और महाकुंभ की क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं? देखिए, दरअसल जो महाकुंभ है वो जनवरी 13 से उसके स्नान पर्व की शुरुआत होगी। हालांकि जो डेडलाइन थी कहीं ना कहीं वो पूरी हो चुकी है, अभी भी कुछ काम बाकी है और मुख्यमंत्री चौथी बार कह सकते हैं संगम नगरी प्रयागराज आए। आज उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों के साथ एक बैठक की, बल्कि वो तमाम जगहों पर जहां पे कार्य चल रहे हैं उसका निरीक्षण करने सबसे पहले अरैल इलाके में पहुंचे, जहां टेंट सिटी बन रहा है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा वो घाटों का निरीक्षण करने गए, यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है उसका निरीक्षण करने गए। तो भौतिक सत्यापन के लिए आज वो खुद भी एक तरह से कह सकते हैं मैदान में थे, क्योंकि अब समय कम बचा है। ऐसे में वो सिर्फ अधिकारी जो उन्हें बता रहे हैं, उसके अलावा वो
मौके पर जाकर उन चीजों को खुद भी देख रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने देखा है, हालांकि उन्होंने बाद में मीडिया से भी बात की और मीडिया से ये जरूर कहा है कि जो बचे हुए काम है 30 तारीख तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। 30 दिसंबर तक एक डेडलाइन है, क्योंकि अभी भी चक्कर प्लेट और जो पीपा पुल बनता है वो 30 की संख्या में उसको बनना है, लेकिन अभी आधे से भी कम पुल बने हैं। इसके अलावा जो चक्कर प्लेट बिछनी है वो अभी पूरा नहीं हो पाया, तो उन कामों को भी कहा है कि 30 तारीख तक के सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। उसके अलावा जो भी कार्य हो रहे हैं उसका उन्होंने निरीक्षण किया है, अधिकारियों को हिदायत दी है और ये उम्मीद जताई है कि इस बार का जो कुंभ है वो बहुत ही शानदार होगा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है और सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं हैं जिस पर काम किया जा रहा है उसको समय पर वो पूरा कर लिया जाएगा। और इस बार करीब 40 करोड़ श्रद्धालु के संगम नगरी विभिन्न आयोजनों में पहुंचने की उम्मीद है। ये 13 जनवरी से फरवरी तक एक आयोजन होंगे, तो ऐसे में अब तैयारियां अपने अंतिम दौर में है और इसी वजह से मुख्यमंत्री खुद भी न सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि वो निरीक्षण करके उनका सत्यापन भी कर रहे हैं कि जो कार्य हो रहे हैं वो सही तरीके से होने चाहिए और समय पर उसका कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल शोएब, क्योंकि लगातार समय समय पर योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहते हैं और वहाँ की समीक्षा बैठ के करते रहते हैं, तो अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अभी से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन द्वारा वहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए, दरअसल ये पूरा एक शहर बसता है। इसे इस बार जो है जो कुंभ क्षेत्र है वो एक शहर की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ पर तमाम अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अगर सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर निगाह रहेगी, ड्रोन से निगाहें रहेंगी, सीसीटीवी हर आने जाने वाले मार्गों पर है। जो भी हाईटेक तरीके की जांच एजेंसी है उनकी निगाह इस पूरे मेले के दौरान रहेगी। तो सुरक्षा के न सिर्फ पुख्ता इंतजाम है, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, सीआरपीएफ की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में ये बताया जाता है। हर सेक्टर में थाने रहेंगे, चौकी रहेगी, पुलिस की पूरी टीम रहेगी। तो एक शहर की तरह जो पूरा शहर काम करता है उसी तरह से ये कुंभ का पूरा क्षेत्र काम करेगा। और प्रशासनिक अमला वहाँ पे मौजूद होगा, अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। उसके अलावा जो सुरक्षा की टीम है हर क्षेत्र में थाने होंगे, फायर ब्रिगेड की टीम काम करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि हर चीजों पर पैनी निगाह रखी जा रही है और हर व्यवस्था को बेहतर तरीके से किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला ये पूरे देश दुनिया में लगता है, जिसकी तैयारियां बहुत भव्य तरीके से की जाती है। लेकिन इस बार केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसको और बेहतर सुविधा के साथ आयोजित करने जा रहे हैं और इसीलिए सारी कल्प की जा रही है, सारी कवायद की जा रही है और मुख्यमंत्री खुद इस पर अपनी निगहबानी से इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए शोएब, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। टोल फ्री करने समेत किसानों की 8 मांग, वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जेवर टोल प्लाजा की ये घटना है जहां पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस और किसानों के बीच भी झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। तो टोल प्लाजा पर किसानों का आज प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर अपनी 8 मांगों को लेकर जेवर टोल प्लाजा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसान टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की 8 मांगे हैं, 8 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ पूरा मामला है? किसान अभी भी प्रदर्शन करने पर उतारू हैं? देखिए पुष्पेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन जो है ग्रेटर नोएडा में जारी है। पहले भी किसानों ने जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आज फिर से किसान जो है जेवर टोल पर इकट्ठे होकर जो है प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 8 मांगों में से जो है टोल फ्री को लेकर भी उन्होंने अपना जो है धरना प्रदर्शन किया था। काफ़ी किसानों की समस्या का जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी जो है मिलकर अभी तक कोई निष्कर्षण नहीं निकल पाया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठक भी हो गई है किसानों के साथ, अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ में। खुद यहाँ पर जो है टीम भी जो है बनाई गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद लगातार
किसान जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि उस समय लगातार राकेश टिकैत भी आए थे, तो राकेश टिकैत भी इस चीज़ को लेकर कह के गए थे कि कहा था उन्होंने, और इससे कहा था कि जिस तरीके से लगातार किसानों की समस्या का हल नहीं हो रहा, गौतम बुद्ध नगर में जो है किसान एकत्रित होकर जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। क्योंकि पहले जो किसान थे वो जेल भेज दिए गए थे, उनमें से कुछ किसानों को छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद रिहाई होने के बाद तो किसानों ने कहा है कि जो और किसान हमारे जेल के अंदर हैं उन किसानों को भी छोड़ा जाए। लेकिन किसानों की तरफ से अभी तक प्रदर्शन जो है जारी रखा गया है। लगातार इसमें तमाम संगठन के जो लोग हैं वो एकजुट होकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं होता है तो किसान का जब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार किसानों का कहना है कि आखिरकार नोएडा अथॉरिटी और प्राधिकरण जो है बना हुआ है, अधिकारी आखिरकार किसानों के साथ क्यों बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देखा जाता है लगातार खुद यहाँ पर जो सुखबीर खलीफा हैं, किसान नेता हैं, और लगातार किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से सुखबीर खलीफा बाहर आए हैं, उनकी तरफ से आह्वान किया गया था। लगातार सारे ही किसान एकजुट होकर जो है जेवर टोल पर गए थे। उन्होंने कहा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, जिस तरीके से 64% के मुआवजा बढ़वाने को लेकर बात यहाँ चल रही थी, और लगातार 10% का जो प्लॉट्स हैं उनको देने की बात यहाँ कर रहे थे। कहा तक सुखबीर खलीफा ने खुद इस बात को कि आखिरकार जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाएंगी, इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं किसान। किसानों को या तो दिल्ली जाने दिया जाए, लेकिन दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, उनको रोक लिया जाता है, और उनकी समस्या का हल नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसको देखते हुए आज किसानों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। जी नितिन, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद कार्यक्रम में जेवर के किसानों से मुलाकात की थी, और जो उनकी मांगे थी उनको लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। जो उनकी प्लॉट को लेकर, मुआवजे को लेकर मांगे थी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए थे कि वो प्राधिकरण के द्वारा समझौता करा दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अब किसान फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्थिति क्या है अब? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के द्वारा जो है संवाद किसानों के द्वारा किया गया था, किसानों की समस्या के हल को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट कह दिया था कि आखिरकार किसानों की समस्या का हल हो। लेकिन नोएडा प्राधिकरण में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पर आखिरकार क्यों शिकंजा नहीं कस रहे हैं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर आखिरकार सरकार। लेकिन देखना यही है कि जिस तरीके से संवाद यहाँ पर किसानों के साथ हुआ था, मुख्यमंत्री ने मांगों को मानने को लेकर जो है पूरी तरीके से अधिकारियों की टीम यहाँ पर बनाई थी। 5 अधिकारियों की टीम बनी थी। 5 में से जो अधिकारियों के साथ में वार्ता करने के लिए किसान जाते हैं, तो किसानों को वहां पर जो है रोक लिया जाता है। किसानों को कहना है कि जो संवाद होगा वो जनता के बीच में होगा, किसानों के बीच में होगा, रोड पे बैठ के होगा शायद, तो आखिरकार दफ्तर में नहीं होगा। लेकिन अब जिस तरीके से जो तमाम किसान एकजुट हुए हैं, लगातार जो तमाम संगठन थे, उन संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार ये मांगे को नहीं मान लेती, क्योंकि जब तक लगातार कहा था, मुख्यमंत्री ने खुद ये आदेश दे दिया कि ग्रेटर नोएडा के किसानों की समस्या का समाधान निकालें सर, तो उसको देखते हुए नोएडा के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है। अधिकारी जो है लगातार जो है वार्ता, पुलिस प्रशासन के अधिकारी वो वार्ता कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद ही नोएडा प्राधिकरण के किसानों से जो है प्राधिकरण जो है किसानों से बातचीत नहीं कर रही है। किसानों का कहना है कि आखिरकार इतनी तानाशाही कब तक रहेगी, क्योंकि देखा जाता है कि नितिन, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा बना लिया है। अभी तक कांग्रेस सपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ही कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग उठा दी है। ऐसे में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इंडिया वॉइस से बातचीत करते हुए कहा कि गृह मंत्री का बयान अम्बेडकर विरोधी नहीं है, बल्कि कांग्रेस और सपा को अम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद में जिस तरीके से बाबा साहब का मुद्दा संसद में उठा, उसके बाद में अब ये मुद्दा और गर्माता जा रहा है। अब इस मुद्दे की जो आंच है अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर इल्ज़ाम लगाया कि अगर 400 सीटें आ जाती तो अब तक मोदी का संविधान लागू हो जाता, और इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। हमारे साथ में बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। बाबा साहब का मुद्दा जो है अब उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म हो गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई बयानबाजी और इस तरह का नरेटिव नकारात्मक जो क्रियाकलाप के अलावा कुछ बचा नहीं है। देश में लोकतंत्र में जनता जनार्दन और जनता जज है, वो फैसला ले चुकी है कि हमारे हितों के लिए कौन काम कर रहा है, इसलिए मोदी योगी के साथ खड़ी, एनडीए के साथ। आज बाबा साहब का नाम लेने का हक कांग्रेस को नहीं बनता है,
कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। इतिहास ये बताता है कि कांग्रेस के समय जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा का चुनाव हो रहा था और कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने निर्णय लिया कि अम्बेडकर को तो संविधान सभा में दरवाजे तोड़ो, खिड़की भी बंद कर दो, नहीं आना चाहिए। हर तरह से 1952 चुनाव हुआ, 1952 में भी उनके खिलाफ जो है लगाया गया। उनके कुछ के जो उनका शिष्य था, जो उनका सेवक था कशोलकर, उनके खिलाफ खड़ा करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को हरा दिया। 54 में भी हरा दिया। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद जो प्रधानमंत्री थे वेस्ट बंगाल के, और वहाँ कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग का समझौता था 6-6 महीने के, और निषाद के बेटे डॉक्टर जोगेंद्र मंडल 4 महीना पूरा, 5 महीना पूरा हो गया, 1 महीना पहले इस्तीफा देके अम्बेडकर को अपनी सीट से जिता कर भेजा था और उसका नतीजा पूरे देश के निषादों को आरक्षण से विहीन कर दिया कांग्रेस ने। यह अम्बेडकर की 100 से ज़्यादा संशोधन किया है, मूल आत्मा को संशोधन कर दिया, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संशोधन कर दिया। तो अम्बेडकर के मूल प्रति को आप देखेंगे तो धारा 341 में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब सुरक्षित है। जब उसमें सुरक्षित है कि लेदरमैन का, फिशरमैन का, वाशरमैन का, चमार भाई का बेटा, निषाद मछुआरे का बेटा स्कूल जाएगा, वजीफा पाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, विकास करेगा, उसकी बेटी सुरक्षित है, उसकी ज़मीन, इज्जत, नौकरी सब सुरक्षित है, तो ये 18% निषादों का हिस्सा किसने संविधान में तो अम्बेडकर ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने और उस समय पर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ साजिश करी और उन्हें 2 बार चुनाव हराया और उन्हें तो एकदम से दरवाजा बंद कर दिया था कि वो संसद में भी ना घुसे, आपका कहना है। वहीं आज राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये कहा, उन्होंने अपना बयान दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और उस समय के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान कमेटी का चेयरमैन बनाया। आप वो कह रहे हैं कि नेहरू जी धन्यवाद दे रहे हैं नेहरू जी को और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं नेहरू जी पर कांग्रेस। उनको पता ही नहीं है संविधान सभा का जो चुनाव हुआ उसमें 399 लोग चुन के आए थे, लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान के बंटवारे में उधर चले गए और लगभग 100 लोग उधर चले गए। जो भी कुछ होता था, जो भी हुआ, कमेटी जो बनी उसमें लोग संविधान सभा में चुन के आए तब कमेटी में बने ना। मजबूरी थी कि उनसे ज़्यादा पढ़ा कोई था ही नहीं, पीएचडी किया नहीं था, सोशियोलॉजी में पीएचडी नहीं किया था, पॉलिटिक्स में पीएचडी नहीं किया था। जब कोई उस लायक रहेगा, लायक थे अम्बेडकर साहब तब किया, ऐसा नहीं है लायक थे तब संविधान लिखने लायक होते तो ये छोड़ते क्या? अगर ये उस लायक होते तो चेयरमैन अध्यक्ष बनते कि नहीं बनते? आज तक हम कह रहे हैं कि बाबा साहब को चेयरमैन कमेटी का, ड्राफ्टिंग चेयरमैन कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया। 70 साल में किसी दलित के बेटे को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? कांग्रेस के काल में क्या इनके अंदर कोई लायक काबिलियत नहीं थी क्या? हम कहते किसी निषाद के बेटे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया भैया अब तक का? क्यों नहीं? उनकी काबिलियत नहीं था क्या? हम कहते यह काबिलियत तो उस संविधान में मिलने के नाते ये लोग काबिल रहे 70 साल। आज के दिन में अवसर प्रदान हो रहा है हमारे एनडीए में। मैं कह रहा हूँ कि आज वही कहा कि यह सारे लोग जो सच्चाई है उससे परे हैं। हम कहते हैं कि केवल आज के दिन में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कह रहे हैं, और जो रिजर्वेशन में रिजर्वेशन था, जो रिजर्वेशन में प्रमोशन था, यही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के सहयोग से रापट चल रही थी। और रिजर्वेशन में प्रमोशन का जो बिल था, यही समाजवादी पार्टी थी कि भाई कि रिजर्वेशन में प्रमोशन कैसे होगा। आज के दिन में अंबेडकर के नाम की मूर्ति तोड़ते थे, अंबेडकर के नाम के जितने भी जिले घोषित थे उसे बदल दिया था। सुना आपने, मंत्री जी का साफ कहना है कि जनता ही जज है, जनता ही मालिक है। और बात रही अंबेडकर के अपमान की और अमित शाह के बयान की, तो बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं था जिसे अपमान माना जाए, जबकि अमित शाह का सही कहना था कि विपक्ष को कोई अधिकार नहीं अंबेडकर करने का, क्योंकि अपने समय पर उन्होंने अंबेडकर वादियों को और खासकर दलितों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो दलितों के लिए करना चाहिए था। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब एज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 बन गया है। सपा प्रमुख सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने क्रमवार पोस्ट में लखनऊ और सहारनपुर में चोरी और लूट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब एज ऑफ डूइंग क्राइम में हुआ नंबर 1। इसी पोस्ट में यादव ने प्रदेश की राजधानी के चिन्हट इलाके में एक बैंक में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई चोरी की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि आज का एपिसोड लखनऊ का ओवरसीज बैंक है, जहां लॉकर काटकर बहुमूल्य संपदा चोरी हुई। कल सहारनपुर में बैंक लूटा था। झांसी में नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में महापौर द्वारा स्मार्ट सिटी में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात उजागर किए जाने के बाद इस मामले को लेकर सारे विपक्षी दल हमलावर हो गए। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में अपने तेवर साफ कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता रोहित सिंह पारिक्षा ने नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। सपा स्मार्ट सिटी में घोटाला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। नगर निगम के घोटाले के संबंध में बीते दिन हमारे वर्तमान के मेयर द्वारा कथित 300 करोड़ के घोटाले को स्वीकार किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा सिर्फ उनको ज्ञापन देकर और माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर यही संदेश देना था कि ये कब तक कार्रवाई होगी। हमने बीते दिन भी 7 दिन पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा सबको सूचित किया था, चाहे वो नगर आयुक्त जी हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, और प्रशासन को भी सूचित किया था कि अगर 7 दिन के अंदर इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग नगर निगम के गेट के पास धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ताला क्यों ना लगे? इन लोगों को जनता के पैसे का हिसाब देना ही नहीं है। इन लोगों को इस चीज से कोई लेना ही देना नहीं है। यह 300 करोड़ घोटाला आज नहीं, यह कई वर्षों से चला आ रहा है घोटाले, और आने वाले समय पे भी घोटाले पे घोटाले होते रहेंगे। इसका जवाब लेकिन कोई नहीं देगा, ना इस पर कोई कार्रवाई करेगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरह प्रशासन और नगर निगम के लोगों ने बदतमीजी कर रहे हैं। मैं पिछले कई समय से और कई घंटे पहले नगर आयुक्त को लेकर कह रहा हूं कि आप आइए और ज्ञापन लीजिए, लेकिन कोई भी अधिकारी न ज्ञापन लेने आ रहा था, न मेरे सामने प्रस्तुत हो रहा था। तो मुझे गेट के सामने जबरदस्ती धरना देना पड़ा, और मेरे साथ जो बदतमीजी हुई वो आप सब लोग देख रहे हैं। ताला भी लगाया था, लाठी भी हुई, लाठी भी गाली भी दी मुझे, और बदतमीजी की भी मेरे साथ। जौनपुर में बदमाशों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। राह चलते महिलाओं को झांसा देकर उनका सामान लूटकर फरार हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बदमाशों की तस्वीर को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि महिला के आगे पीछे बदमाश घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों पीड़िताओं की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं अपने घर से वेदांता हॉस्पिटल पे आ रही थी ड्यूटी के लिए, नाइट ड्यूटी के लिए, लगभग 6:30 बजे। तो एक यहाँ मेरे गांव की एक लड़की ड्यूटी करती है, उसके पीछे कोतवाली से ही पीछा किया था वो चोर। उसके बाद मेरे हाथ में फ़ोन देखा, मेरे पीछे लग गया तुरंत। अंधेरे रात में देख के मेरे गले से चैन छीना। उसके बाद मैं रोड पे तुरंत गिर गई, फिर फ़ोन और चैन छीन के लेके भाग गए। उसको मैं देख नहीं पाई अंधेरे में। साइकिल से थी वो, बाइक से, वो अकेले था। ये 18 दिसंबर को मैं एप्लीकेशन दी एक बार, पहली बार भी 30 अक्टूबर को ऐसे मेरा फ़ोन छीना था। मैं एप्लीकेशन दी, कंप्लेन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, और ऐसे मेरे साथ दोबारा भी हो गया। भैया हम जाते रहे बाजार हैं, तो हमें एक आदमी मिला, तो कहा था कि हम लुधियाना से आया है और जो है 5 लाख हम चोरी करके आया है। तो हम बाजार जाते हैं, तो हमसे कहा था कि अपने अकाउंट में पैसा रख ला हमके। खबर मथुरा से है, जहां नए साल पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे।
भीड़ के दबाव के बीच श्रद्धालुओं की तबीयत खराब ना हो सके, इसके लिए श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें नव वर्ष के मौके पर 10 दिन बुजुर्ग, बच्चे, बीमार और गर्भवती महिला श्रद्धालुओं से मंदिर न आने की सलाह दी गई है। श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश कुमार शर्मा ने बताया कि नववर्ष पर 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं की भीड़ आराध्य श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ेगी। देश भर से आने वाले श्रद्धालु वृंदावन आने से पहले भीड़ का आकलन करने और पता लगाने के बाद ही आए, वह भीड़ का हिस्सा ना बने। इसके अलावा उन्होंने खाली पेट ना आने और आवश्यक दवाएं साथ लाने की सलाह दी है। खबर अयोध्या से है, जहां ग्रामीण इलाकों में गंभीर समस्या जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मामला है सरकारी चक मार्ग पर हुए अवैध कब्जे का। इस समस्या को लेकर कई बार ग्रामीणों ने एसडीएम रुदौली से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि सरकारी चक मार्ग पर अब पक्की दीवार उठा दी गई है, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने एसडीएम रुदौली परवीन यादव से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मार्ग का उपयोग रोजाना हजारों ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है और कब्जा होने के कारण उन्हें अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा न हो, अगर कोई कब्जा है तो उसे तत्काल हटाया जाए। लेकिन अगर रुदौली तहसील की बात की जाए तो सरकारी भूमि पर ही कब्जा है दबंगों द्वारा, और लोगों के द्वारा शिकायत की भी किया जाती है एसडीएम से, लेकिन एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिर वजह क्या है, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि सरकारी भूमि को जल्द से जल्द खाली करा जाए। और ऐसा ही मामला जो है रुदौली तहसील के फिलसंडा गांव में देखने को मिला है, जहां सरकारी चकमार्ग है उस पे जो है दबंगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। गाड़ा संख्या 241 और 282 पे ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि गाड़ा संख्या 282 है, इस पे अतिक्रमण किया गया है, जबकि ये सरकारी चकमार्ग है। और यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा जो है कई बार शिकायतें की समाधान दिवस में कि इसको खाली कराया जाए। जब ये निर्माण कार्य देख सकते हैं कि इस पे पक्की दीवार उठा ली गई, जब दीवार उठ रही थी उस समय भी प्रधान के द्वारा शिकायत की गई एसडीएम से कि ये दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है सरकारी चकमार्ग पे। उसके बावजूद जो है एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये सरकारी चकमार्ग है उस पे भी कब्जा हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, इसकी जो है हम लोग कई बार शिकायत किए हैं। गांव के लोग जो है गांव के लोगों के साथ में जाके, और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसने कब्जा किया है सर, ये जो है पहले धारा 24 करवाए थे। धारा 24 में इनकी ज़मीन जो है 90 एरी ज़्यादा थी। उसके बाद भी जो है पाल महोदय किस तरह किसको नापे क्या हुआ, जो है इस पे निर्माण करवा दिए। और ये चकमार्ग जिससे हम लोगों की गाड़ी आती जाती है वो भी जो है उस पे कब्जा कर रखे हैं, ईंट रखे हैं, लकड़ी रखे हैं, सब कुछ रख के जो है इसको जो है पूरी तरीके से, इसी वजह से दोनों चकमार्ग बाधित हैं। तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि सरकारी भूमि पे कब्जा न हो, ये चकमार्ग पे कब्जा हो रहा है, तो शिकायत क्या की? शिकायत कई बार की गई सर। जो है 28 अक्टूबर को इसका जो है खाली होने के लिए शिकायत किया गया। सर इसकी नाप हुई है, हम इसके बगल के काश्तकार हैं, हमें आज तक सूचना नहीं दी गई। उसमें दिखाया गया है कि बगल वालों को सूचना दी गई है, लेकिन कभी हमें सूचना मिली नहीं। आज हमें फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।